Welcome to the next lecture of electrostatics. This is electrostatics lecture 7. Electrostatics lecture 7. So अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का सिंबल बनाया हुआ हो, so this is a symbol of uniform electric field. This is a symbol of uniform electric field. अब अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट चार्ज को छोड़ा जाए, अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट चार्ज को रिलीज़ किया जाए, से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रिलीज़ किया गया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इसे रिलीज़ किया गया, तो ये प्लस क्यू चार्ज भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा और ये माइनस क्यू चार्ज भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। अब ये होता क्यों है? और हम ये कैसे जानेंगे कि ये जो पार्टिकुलर एरोज बनाए गए हैं दे आर द सिंबल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो उसका तरीका ये है कि हमारे पास इन एरोज के बीच में इस जितने भी एरोज हैं, दे ऑल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर. दिस एरोज विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर. ठीक है. प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फोर्स होता है और वेलोसिटी उस कांस्टेंट फोर्स के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, इन दैट केस path of the particle will be a straight line, otherwise path of the particle will be parabola. What we had learned in projectile motion that if f vector is a constant, अगर हमारे पास f वेक्टर क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, तो ऐसे केस में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पैरेलल है एक्सेलरेशन के, या पार्टिकल की वेलोसिटी एंटी पैरेलल है एक्सेलरेशन के, या पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है, दैट इज पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो इन तीनों ही केसेस में जो पाथ ऑफ द पार्टिकल होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. पाथ ऑफ द पार्टिकल will be a straight line. ठीक है. In case we are having certain angle between force vector and velocity vector, other cases के लिए, for other cases path of the particle will be parabolic. Path of the particle will be parabolic. जैसे मान लो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था कि एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था, और ओरिजिन से किसी भी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था. तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर तुम देखो तो हमारे पास u ऐसा होगा और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है. u और g के बीच का जो एंगल है दैट इज नाइदर 0 डिग्री नॉर 180 डिग्रीज. तो ऐसे केस में इस पार्टिकुलर वाले केस में जो पाथ ऑफ द पार्टिकल था वो कैसा बना था? हमारे पास पैराबोलिक पाथ बना था. अब इसी पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, क्वेश्चन ऐसा कुछ है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is subjected to a force field of 2i cap plus 3j cap, 2i cap plus 3j cap. The initial velocity of the particle
एक क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, द इनिशियल velocity of particle, that is u vector, is I cap plus j cap. ठीक है. Comment on the path of particle. Path of particle will be, path of the particle will be, अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास पहला है सर्कल ऑप्शन, दूसरा है पैराबोला, तीसरा है आपके पास स्ट्रेट लाइन, और चौथा है आपके पास सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन एंड इलिप्स. देखो, अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है या 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, सो इन दैट केस वी कैन से द पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन. अदरवाइज जब पैरेलल है हमारे, जब यू वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर के पैरेलल है, तो ऐसे केस में थीटा क्या है हमारे पास 0 डिग्री. एंटी पैरेलल के केस में थीटा हमारे पास क्या है 180 डिग्री. क्या है हमारे पास 180 डिग्रीज. एक मिनट. अब इस पार्टिकुलर केस में हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में, तो ऐसा करने के लिए हमें फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, दैट इज मॉड एफ मॉड यू कॉस थीटा. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास एफ वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप. एफ वेक्टर है हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 j cap. So f vector is 2 I cap plus 3 j cap. U vector is I cap plus j cap. So 2 into 1 2 plus 3 5 हो गया ये हमारे पास, is equals to mod f 9 plus 4 13 under root 13 under root 2 cos theta. तो यहाँ से साफ दिख रहा है, यहाँ से हमें साफ दिख रहा है that theta is neither 0 degree nor 180 degrees. तो so that means path of the particle will be parabola. इसका मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल will have parabolic path. तो ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, ये हमारे पास थर्ड है. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की. तो द फोर्थ पॉइंट इज, मान लो, हाँ, एक और पॉइंट हमेशा हमें ध्यान में रखनी है, दैट वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. वेलोसिटी की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अटेंड करे. दैट इज द फोर्थ पॉइंट इज दैट वेलोसिटी ऑलवेज, जस्ट अ मिनट, पिंक always tries to attain the direction of acceleration, the direction of acceleration.
एक्सेलरेशन। अब जैसे मान लो, जैसे अगर हम किसी भी टावर से अगर यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड से, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है g किधर होगा, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो ये पाथ, पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, चौथा पाथ, दिस इज द फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड वन एंड फोर्थ वन. So if this particle अगर इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड से, तो मुझे ये बताओ कि ये पार्टिकुलर पार्टिकल कौन से पाथ को फॉलो करेगा, पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ या चौथा पाथ। तो अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये हमेशा चाहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही हमारा वेलोसिटी भी आ जाए। तो ऐसा होने के लिए हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट है। हालांकि ये चारों पाथ ही पैराबोलिक है, हालांकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही पाथ पैराबोलिक दिख रहा है, लेकिन सबसे एक्यूरेट कौन होगा? सेकेंड वन। वाई? बिकॉज वेलोसिटी वांट्स टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि v और g दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ जा रहे हैं। So आंसर इज सेकेंड। अब इसी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि अगर हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अगर किसी क्यू चार्ज को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, ई नॉट क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द पाथ ऑफ चार्ज q एंड मास m? पाथ ऑफ कौन सा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, सीधा निकल जाएगा, ऐसे सीधा कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, सोच के देखो। यह पाथ होगा पार्टिकल कुछ ऐसा, ये पाथ होगा फर्स्ट वन, ये पाथ होगा सेकेंड वन, या स्ट्रेट लाइन पाथ होगा कुछ ऐसा, थर्ड वन, या ऐसे कुछ करके निकल जाएगा फोर्थ वन। तो हमारे पास यहाँ भी चार ऑप्शन है कि किस तरह का पाथ होगा। पहला पाथ ऐसा वाला, ये वाला पाथ होगा, so first one is the right answer because velocity always tries to attain the direction of acceleration। तो अगर हमारे पास पार्टिकल का वेलोसिटी u ऊपर की तरफ है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है हमारे पास q e नॉट बाई m, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल जो है कुछ इस डायरेक्शन को अटेन करना चाहेगा, सो डेफिनेटली फर्स्ट वन इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड हमारे पास एक सवाल है। अरे यार ये थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो गया, लगता है लास्ट पेज में लिख दिए। जस्ट अ मिनट डिलीट 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 डिलीट। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास जेईई में आया हुआ सवाल
कि मान लो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, प्लस 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 एंड हेयर माइनस 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 माइनस, ठीक है, अंदर ही की तरफ है। और ये जो डिस्टेंस L है, दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लेट L, ये डिस्टेंस हमारे पास है स्मॉल d, और इसके मिड पॉइंट से हमने चार्ज q और m मास को प्रोजेक्ट किया विथ ए वेलोसिटी ऑफ u, विथ ए वेलोसिटी ऑफ u। तो सवाल ये है, फाइंड u मिनिमम सच दैट, फाइंड u minimum such that particle crosses the plates, ठीक है, हमें u मिनिमम चाहिए ताकि ये पार्टिकल जो है इस प्लेट को क्रॉस कर जाए। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इनफाइनाइट प्लेट है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ ही होगा, एंड दैट विल बी E सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखना चाहिए तो वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि हमारे पास जो u मिनिमम होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाई टाइम मस्ट ग्रेटर देन l, और टाइम क्या होगा, t कैसे निकालें, तो हमें पता है t निकालने का तरीका कि ये जो पार्टिकुलर डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये है हमारे पास d/2। सो d/2 इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है तो y में तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो u मिनिमम जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x में है, x डायरेक्शन में है, y में कोई वेलोसिटी है नहीं। सो डेफिनेटली d/2 इज द y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, सिग्मा बाई m एप्सिलॉन नॉट। एक सेकेंड, q एक्सेलरेशन कैसे निकालते, q e इज इक्वल टू m इंटू ए, सो q सिग्मा बाई m एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई e क्या हो जाएगा, q इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m इंटू ए, सो a कम्स आउट टू बी q सिग्मा अपॉन m एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा q सिग्मा अपॉन m एप्सिलॉन नॉट t स्क्वायर, कट गया, कैंसल आउट हो गया। सो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, m एप्सिलॉन नॉट d अपॉन q सिग्मा का अंडर रूट। We are supposed to calculate the minimum speed, and that is u minimum, just a minute, u minimum multiplied by time is under root of m epsilon naught d upon q sigma must be greater than equals to l। so u minimum की वैल्यू क्या आ गई, greater than L under root of Q सिग्मा अपॉन M एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ठीक है। चलिए इसके बाद का सवाल है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारे पास किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, जिसमें m मास है, चार्ज q है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, एट t इक्वल टू 0 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्न्ड ऑन, E वेक्टर यूनिफॉर्म is turned on. Find the first one,
time period of oscillation, time period of oscillation, and second one amplitude of oscillation, amplitude of oscillation। ठीक है, चलिए, तो हमने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाना था कि अगर कोई भी कांस्टेंट फोर्स है तो उससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज, अगर यहाँ पे m मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इस पार्टिकुलर केस में अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 2π√ऑफ m/k। अगर हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकल सिस्टम में है, यहाँ पे मास m है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसके लिए भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 2π√ऑफ m/k। So irrespective of the presence or absence of constant force, time period of oscillations remains unchanged. Time period of oscillation will not change by the presence or absence of constant force. As a note point हम इसे लिख लेंगे, as a note point हम इसे लिख लेंगे, that is time period of oscillation, period of oscillation does not change with the presence of constant force, constant force in simple हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो चार्ज, देखो ध्यान से, अगर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब हमारे पास इसका चार्ज Q है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न ऑन नहीं हुआ होगा उस इंस्टेंट पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो आया होगा mg/k पे। कहाँ पे आया होगा, mg/k पे। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टर्न ऑन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न ऑन हो चुका है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मास पहुँच चुका है, तो उसके बाद इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, दैट इज अब यहाँ पे आएगा हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्न ऑन, और ये था हमारे पास ओल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। खैर, ये ओल्ड, दैट इज दिस वैल्यू इज QE0 प्लस mg/k। ठीक है, QE0 प्लस mg/k। नाउ अब ध्यान से देखो कैसे आया ये, तो हमारे पास k इंटू एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स इज इक्वल टू QE0 प्लस m इंटू जी। गेट द वैल्यू ऑफ x, QE0 प्लस mg/k। ठीक है, तो ये अब देखो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन, और जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है वो होता है हमारे पास मीन पोजीशन। ये हो गया मीन पोजीशन। तो अब मीन से एक्सट्रीम की दूरी को ही कहा जाता है एम्पलीट्यूड, मीन से एक्सट्रीम की दूरी को ही कहा जाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से ये डिस्टेंस है QE0 प्लस mg/k, QE0 प्लस mg/k। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, ये डिस्टेंस हो जाएगा QE0/k। सो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस जो आ गया आपके पास वो आ गया QE0/k, है या नहीं। एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, भाई कांस्टेंट फोर्स के कारण टाइम पीरियड में कोई असर पड़ता नहीं है, तो 2π√ऑफ m/k, बिकॉज QE0 इज द कांस्टेंट फोर्स, एज यहाँ लिख दो चाहो तो, एज QE0 इज अ कांस्टेंट फोर्स, इज अ कांस्टेंट फोर्स। अगला,
Calculation of time period of oscillation for pendulum. Calculation of time period of oscillations for pendulum in the presence of electric field, in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो अगर मान लो हमारे पास ये एक पेंडुलम है जिसका लेंथ L है, यहाँ पे एक बॉब लगा हुआ है जिसका मास m है और चार्ज q है, ठीक है, लेंथ L है हमारे पास। नाउ अगर इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करनी, ऑब्वियस सी बात है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब कुछ इस तरीके से बॉब ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ भी हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, और ये पॉइंट हो जाएगा मीन पोजीशन का। ई नॉट हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म, देखना। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज नथिंग बट 2π √ L/G इफेक्टिव। क्या हुआ, 2π √ L/G इफेक्टिव। जी इफेक्टिव निकालते कैसे हैं, दैट इज टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन मास। तो टेंशन इक्विलिब्रियम पे निकालिए, उसको मास से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट जी इफेक्टिव। टी का मतलब टेंशन टी डैश कर दो, टी डैश, या पूरा ही लिख लो, पूरा ही लिख लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। जस्ट ए मिनट। टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन मास, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर केस में, अगर हम इस पार्टिकुलर केस की बात करें, तो यहाँ ऊपर लगने वाला हमारे पास, ऊपर क्या लगेगा हमारे पास, टी डैश, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg प्लस क्यू ई नॉट, तो अगर हम जी इफेक्टिव निकालना चाहें, वी कैन से mg प्लस क्यू ई नॉट बाई एम, क्योंकि हमारे पास टी डैश क्या है, mg प्लस क्यू ई नॉट, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टी क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टी आ जाएगा 2π √ L/G इफेक्टिव, दैट इज m × L अपॉन mg प्लस क्यू ई नॉट। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसी में, यहाँ लिख लेते हैं कि मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से, अगेन एक पेंडुलम है जो सर्टेन एंगल बना रहा है, लेंथ L है, बॉब है जिसका मास m है और चार्ज इसके ऊपर q है, एंड दिस इज द एंगल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास ई नॉट है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कैलकुलेट करने हुए, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन या बॉब का ऑसिलेशन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मीन पोजीशन का। कौन सा पोजीशन का, मीन पोजीशन का, मीन पोजीशन का। नाउ इन दिस केस, अब इस पार्टिकुलर केस में अगर हम टेंशन लिखना चाहें, अगर हम, तो ये हो जाए डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ये हो गया हमारे पास टी डैश, एंड हियर वी कैन से ये हो गया टी डैश, इधर लगने वाला फोर्स क्यू ई नॉट, नीचे लगने वाला फोर्स mg। साफ साफ दिख रहा है दैट क्यू ई नॉट और mg का जो रिजल्टेंट है इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द टेंशन फोर्स, दैट इज दिस वैल्यू इज
F net, and that is under root of E naught square plus m square g square. Therefore जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई टी डैश बाई एम, दैट इज अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर प्लस टी डैश जो है वो एफ नेट के बराबर है जी स्क्वायर बाई एम. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 pi under root of L by G, that is M into L upon G effective, L by G effective. L by, that is 2 pi under root of upon under root of Q square E naught square plus M square G square. ठीक है. Electric field at the center of hollow hemisphere. Electric field at the center of hollow hemisphere. तो ये है हमारे पास हॉलो हेमिस्फेयर जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर. क्या है हमारे पास? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर. रेडियस जो होगा दैट इज़ कैपिटल आर. अब यहाँ से एक थीटा एंगल पे जाके हम लोग डी थीटा का एक रिंग एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं. थीटा पे जाके डी थीटा का एक रिंग एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ रिंग बना इस तरह से 3D में. ये हमारे पास कैसा एक रिंग एलिमेंट है. कैसा है हमारे पास? एक रिंग एलिमेंट है. डी थीटा बहुत ही छोटा है. डी थीटा क्या है हमारे पास? बहुत ही छोटा है. ठीक है. तो ये तो हमारे पास आर हो गया और थीटा पे जाके हमने डी थीटा का एक छोटा सा रिंग एलिमेंट सेलेक्ट किया. एक छोटा सा रिंग एलिमेंट सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से. ठीक है. अब इस रिंग एलिमेंट का जो सेंटर है और उससे जो दूरी हो जाएगी दैट इज़ स्मॉल आर. क्या हो जाएगा हमारे पास? स्मॉल आर. ठीक है. ये क्या दूरी है हमारे पास? स्मॉल आर. हमें इस पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इस पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. नाउ अगर देखो स्मॉल आर जो होगा दैट इज़ आर कॉस थीटा और ये जो एक्स है ये जो एक्स हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आर साइन थीटा. और हमने जाना था कि किसी भी रिंग के कारण अलोंग द एक्सिस अगर ये रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है और ये हमारे पास एक्स है तो सारे के सारे रिंग के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अलोंग द एक्सिस ही आएगा. ई नेट ऐसे ही आएगा अलोंग द एक्सिस और इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर क्यू चार्ज है रिंग के ऊपर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2. ठीक है. चलिए. तो अगर हम इसका डी क्यू निकालना चाहें इस पार्टिकुलर एलिमेंट का डी क्यू निकालना चाहें तो हमारे पास इसे अगर खोल लिया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा है या नहीं?
2 पाई इंटू स्मॉल आर ये लेंथ होगा, 2 पाई इंटू स्मॉल आर दैट इज 2 पाई आर कॉस थीटा, और ये लेंथ क्या हो जाएगा आर डी थीटा। सो डी क्यू जो होगा दैट इज सिग्मा इंटू डी ए दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए बेसिकली इस एलिमेंट के कारण, बेसिकली इस पार्टिकुलर एलिमेंट के कारण ओ पॉइंट पे जो आएगा वो डी ई आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी के डी क्यू एक्स अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। तो के तो हमें पता है क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू जो कि आ गया 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू है हमारे पास आर साइन थीटा अपॉन एक्स आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर ऑफ 3/2। यहाँ से पाई, यहाँ से पाई 2, हाँ यहाँ सिग्मा मल्टीप्लाई करना छूट गया, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। सो अगर हम डी ई निकाल के देखना चाहें सो वी कैन हैव सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर क्यू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया दैट इज डी ई आपके पास आ गया सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा। अब देखो ध्यान से, ये तो एक छोटा सा रिंग एलिमेंट था, ये तो हमारे पास एक छोटा सा रिंग एलिमेंट था जिसके कारण हमने पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है या नहीं। और ऐसा रिंग एलिमेंट कई सारा होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 से लेके थीटा इक्वल्स टू 0 ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल्स टू π/2। थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू π/2 जितने भी हमारे पास एलिमेंट्री रिंग है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्री रिंग एलिमेंट है, उन सभी के कारण हमें पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, है या नहीं। तो हमें जोड़ना होगा, और एडिशन के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं हम लोग। चूँकि जितने भी रिंग एलिमेंट्स होंगे, चाहे ये एलिमेंट हो, चाहे ये एलिमेंट हो, चाहे ऐसा एलिमेंट हो, उन सभी के कारण से पॉइंट ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक ही डायरेक्शन में आएगा। सो वी कैन हैव स्केलर समेशन, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके ये आ गया सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन थीटा इक्वल्स टू 0 to theta equals to π/2 and get the value. So electric field at O that is 4 epsilon naught minus cos 2 theta by 2 0 to π/2 that is sigma upon 4 epsilon naught π/2 से क्या हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा, तो प्लस 1/2 माइनस में 0 पुट करो माइनस 1/2। सो वी कैन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O दैट इज सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दैट अगर इस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो इस पॉइंट O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये है क्या हमारे पास हॉलो हेमिस्फीयर, ये क्या है हमारे पास, एंड दिस पार्टिकुलर इज हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। थैंक यू।